चलिए तो शुरू करें। आइए, एक तो हम ही लेट है, ऊपर से आप लेट है। बैठिए बैठिए। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न। जब प्रकाश की किरण समझते हैं ना, प्रकाश के सरल रेखीय पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ये दो बात भी याद रखना है। प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं, रे कहते हैं, और किरणों के समूह को किरण पुंज या बीम ऑफ लाइट कहते हैं। हम जितने भी प्रकाश देखते हैं वास्तव में वो क्या है? बीम ऑफ लाइट। जितने भी, चाहे सूर्य से आने वाली प्रकाश, चाहे टॉर्च से निकलने वाली प्रकाश, चाहे मोबाइल की फ्लैश लाइट, सब के सब क्या है? बीम ऑफ लाइट है। कोई भी प्रकाश जो आप देख रहे हैं वो इन्फिनिटिव किरणों से बना हुआ है। प्रकाश के एक किरण का कहीं पर अस्तित्व नहीं है। सिर्फ ये हम समझने के लिए किताबों पर या कॉपी पर बनाते हैं कि ये प्रकाश का पथ है जो सरल रेखीय है, तब उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। एक किरण का अस्तित्व संभव, जहां भी प्रकाश है असंख्य किरणों से बना हुआ वहां पर प्रकाश है और उसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। खैर, हम सवाल पर आते हैं। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, अगर कुछ पूछ रहा है स्टूडेंट जिसको लगता है कि बता सकते तो बता दीजिएगा। पहले आप लोग क्लास देखिए, क्या प्रश्न कैसे बन रहा है इसको समझिए। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, दो माध्यम है, जैसे कि ये हवा है और ये पानी है, तो ये दो माध्यम हो गया। ये माध्यम गैसीय माध्यम हो गया और ये माध्यम क्या हो गया? द्रव माध्यम हो गया। और ये दोनों को अलग करने वाली एक सतह है। तो प्रकाश की किरण जब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होती है? तो लंबवत ही निकल जाती है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो लंबवत ही निकल जाती है। वो तिरछी आती तो उसके मार्ग में कुछ विचलन होता। अगर प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर तिरछी तरीके से आती तो उसके मार्ग में कोई विचलन होता, लेकिन लंबवत जब आती है, लंबवत जब पड़ती है तो वह दूसरे माध्यम में बिना अपने पथ में परिवर्तन लाए लंबवत ही निकल जाती। क्लियर? प्रकाश की किरण जो दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो अपने मार्ग में परिवर्तन किए बिना लंबवत ही निकल जाती है, लेकिन जब तिरछी पड़ती है तब अपने मार्ग को बदल लेती है। जब तिरछी पड़ती है तब अपने मार्ग को, इसका आंसर क्या होगा? सी। पहला का उत्तर सी। लेजर लाइट का किरण क्या होगा? कहीं पर भी प्रकाश है दोस्तों, कहीं पर प्रकाश है वहां किरणों का समूह है। एक अकेले किरण का अस्तित्व संभव ही नहीं है प्रकाश के लिए। इसलिए लेजर लाइट हो या वेपर लाइट हो या कोई और लाइट हो, वह बीम ऑफ लाइट होगा। सवाल था कि लेजर लाइट में कैसा प्रकाश है, तो कहीं पर भी प्रकाश है वो असंख्य किरणों वाला प्रकाश है। एक किरण का अस्तित्व प्रकाश के लिए संभव नहीं है। समतल दर्पण। दर्पण उसे कहते हैं जो प्रकाश का परावर्तन करता है। दर्पण उसे कहते हैं जो प्रकाश का परावर्तन करता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पर जो काम करता है उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण।
समतल दर्पण समतल होता है, इसीलिए उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब कोई भी दर्पण हो, यह है समतल दर्पण, यह है अवतल दर्पण और यह है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण का काम प्रकाश का परावर्तन करना। दर्पण का क्या काम है? प्रकाश का परावर्तन करना, प्रकाश का परावर्तन करना। तो इसमें अगर समतल दर्पण को देखिए तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल में वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है। और अब तो उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक बनता है, उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक बनता है। दर्पण यानी कि प्रकाश का परावर्तन करना। दर्पण प्रकाश का परावर्तन करके प्रतिबिंब का निर्माण करता है। समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक भी बनाते हैं, काल्पनिक भी बनाते हैं। उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक बनाते हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है और उसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और उसे पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं या फोटो फिल्म पर उसे उतार नहीं सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। फोटो फिल्म यानी निगेटिव पहले यूज होता था ना, उस पर भी उतार सकते हैं। वो निगेटिव पर जो उतारा जा सकता है प्रतिबिंब, वो वास्तविक होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। अब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, तो हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार कर सीधा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब बना, उल्टा बन गया, उसके बाद उसे हम निगेटिव पर उतार लिए, अब फिर निगेटिव को ही उल्टा कर दिए तो प्रतिबिंब अपने आप क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हमेशा उल्टे हैं, लेकिन उसे तो पर्दे पर हम उतार सकते हैं और पर्दे पर उतार कर उसे सीधा कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक को आभासी वर्चुअल इमेज भी कहते हैं। अब उत्तल दर्पण में भी हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। समतल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक, उत्तल दर्पण में भी हमेशा काल्पनिक। लेकिन दोनों के काल्पनिक प्रतिबिंबों में थोड़ा अंतर होता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के आकार के बराबर काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण में वस्तु का जितना आकार होता है, वस्तु का जितना साइज होता है, उतने ही साइज का उसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। घरों में जो ऐनक का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? समतल दर्पण है। उसके सामने आपका जितना बड़ा चेहरा रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब आपके बनेगा। तो समतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं उसका आकार वस्तु से छोटा होता है, उसका आकार वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है, वस्तु के आकार से छोटा होता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? उत्तल दर्पण का, ताकि बड़े से बड़े आकार के गाड़ियों का वे छोटा प्रतिबिंब बना सके। क्या गाड़ी में हम समतल दर्पण का इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं।
तो फिर ट्रक सबका प्रतिबिंब, ट्रक इतना बड़ा बनेगा और वे मिरर से बाहर हो जाएंगे। तो उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसी खासियत के लिए इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ताकि पीछे से आने वाले बड़ी से बड़ी गाड़ी का पूरा प्रतिबिंब ऐनक में बन जाए। और पूरा इसलिए बन जाता है क्योंकि ये प्रतिबिंब को छोटा कर देता है, छोटा कर देता है। क्लियर हो गया? किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब आपको किससे मिलेगा? केवल अवतल से मिलेगा। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल, अवतल, उत्तल। तो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल से मिल सकते हैं। अवतल दर्पण भिन्न भिन्न स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाते हैं। तो किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा। और याद रखना, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब का भी निर्माण कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब का भी निर्माण कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब का भी निर्माण कर सकते हैं। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब काल्पनिक, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो उत्तल के द्वारा और समतल। अब वास्तविक किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी, आभासी का मतलब क्या? काल्पनिक। तो काल्पनिक समतल में बन ही सकता है, अवतल में काल्पनिक वास्तविक दोनों बन सकता है, तो मतलब अवतल में भी बन सकता है। उत्तल तो हमेशा काल्पनिक ही बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब आपको तीनों प्रकार के दर्पण से मिल सकते हैं। अंतर यही है कि समतल और उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं, जबकि अवतल दर्पण काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु का छोटा तथा आभासी, छोटा और आभासी मतलब काल्पनिक, यह किससे बनेगा? उत्तल से। किसी वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। किसी वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। किसी वस्तु के बराबर आकार का और आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु के आकार के बराबर का आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा प्राप्त कर सकता है। कहां पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता? अनंत। अब देखिए, प्रतिबिंब की भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग तरह के बनते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, अब फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर। क्लियर? अब फोकस किसे कहते हैं आप समझ रहे हैं ना? यह है अवतल दर्पण, यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का गुण है कि वे प्रकाश को एक जगह एकत्रित कर देती है। प्रकाश को क्या कर देती है? एक जगह एकत्रित कर देती है। और उत्तल दर्पण प्रकाश को क्या करती है? फैला देती है। प्रकाश को क्या कर देती है? फैला देती है। प्रकाश को क्या कर देती है? फैला देती है। क्लियर? अवतल दर्पण प्रकाश को एकत्रित करती है और उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देती है। किसी दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं? फोकस। परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जहां मिलती है उसे क्या कहते हैं? और जहां मिलती हुई नजर आती है उसे भी क्या कहते हैं? तो फोकस पर प्रतिबिंब रहेगा तो कहां बनेगा? अनंत पर रहेगा तो। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ क्या है?
सबसे पहले आवर्धन मैग्निफिकेशन, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन बराबर क्या फार्मूला होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये आवर्धन का फार्मूला है। और अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है। आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब उल्टा बना है। प्रतिबिंब क्या बना है? और आवर्धन धनात्मक है, आवर्धन धनात्मक है तो इसका मतलब प्रतिबिंब सीधा बना है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन ऋणात्मक होने का मतलब प्रतिबिंब उल्टा बना है और आवर्धन धनात्मक होने का मतलब प्रतिबिंब सीधा बना है। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं तो आवर्धन ऋणात्मक होने का मतलब यह है कि प्रतिबिंब वास्तविक बना है, प्रतिबिंब वास्तविक बना है। पुनः समझिए इसको कि आवर्धन अगर ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, जैसे आवर्धन -2, -3, -1 ये सब बन गया, माइनस में है, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब क्या बना है? उल्टा बना है। और उल्टा प्रतिबिंब कौन होते हैं? उल्टा प्रतिबिंब कौन होते हैं? वास्तविक। तो आवर्धन m का मतलब प्रतिबिंब उल्टा बना है या प्रतिबिंब वास्तविक बना है? प्रतिबिंब उल्टा बना है या प्रतिबिंब वास्तविक बना है? और आवर्धन m का मान अगर धनात्मक है, धनात्मक है, जैसे +2, +3, +1 ये सब है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब क्या बना है? सीधा बना। और सीधा प्रतिबिंब कौन बनता है? काल्पनिक। सीधा प्रतिबिंब कौन बनता है? काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी। क्लियर? तो आवर्धन m का ऋणात्मक मान कहने का मतलब प्रतिबिंब उल्टा बना है अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक बना है। आवर्धन m का मान धनात्मक होने का मतलब है प्रतिबिंब सीधा बना है और सीधा प्रतिबिंब कौन बनते हैं? क्लियर? क्या होगा आंसर? क्या होगा? उल्टा। उल्टा। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आतीत होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या है? सबसे पहले परावर्तन कोण को समझ लीजिए। ये अगर समतल दर्पण है, अगर तिरछी प्रकाश आया तो इस तरह से लौट जाएगा। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटना ही क्या कहलाता है? परावर्तन का मतलब प्रकाश टकराया और टकराकर उसी माध्यम में लौट गया। तो प्रकाश की किरणें तिरछा आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद कुछ इस तरह से निकलेगा और बीच में एक अभिलंब गिरा दीजिए। क्या गिरा दीजिए? तो ये किरण आपका आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। और ये किरण आपका क्या है? परावर्तित किरण है। क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। यह है आपका परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण किसे कहते हैं समझे? परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? और आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तन के नियमों के अनुसार परावर्तन कोण आपतन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर हो गया? जब प्रकाश की किरणें कुछ तिरछी आपतित होगी दर्पण पर तो कुछ इस तरह टकराकर निकल जाएगी। ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, आने वाले किरण आपतित किरण और परावर्तित होने वाले किरण परावर्तित किरण। परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे आपतन कोण कहते हैं।
परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं। क्लियर? लेकिन यहां पर कहा कि समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। तो अगर समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद लंबवत ही निकल जाती है। क्लियर? अगर प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पर लंबवत, किसी भी दर्पण पर लंबवत आपतित होगी तो टकरा कर लंबवत ही निकल जाएगी, यानी जिस पथ से आएगी उसी पथ का अनुसरण किए परावर्तित हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में अभिलंब गिराइएगा तो यही गिरेगा। तो एक ही जगह पर आपतित किरण भी है, परावर्तित किरण भी है, अभिलंब भी है, और सारा का सारा कोण कितना 0 डिग्री हो जाता है। लो क्वालिटी भी दिया, क्या लिखे हैं जी? अखवा है। OKHUAA, इसका मतलब क्या हुआ? क्या क्या लिखते हैं? नहीं लिखते हैं, हिंदी टाइपिंग रखिए। ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट बुझबुन करेगा क्या लिखे हैं। क्या हुआ उसका मतलब? उसका मतलब क्या है? दिया हुआ है, मतलब OKHU दिया हुआ है, मतलब गजब है, क्या क्या लिखते रहते हैं। ध्यान दीजिए। आठ नंबर क्लियर है? ये सवाल समझ गए? एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा? और 0 डिग्री क्यों हुआ, इस बात को समझे कि नहीं? कि अगर लंबवत आपतित होती है तो लंबवत ही निकल जाती है, लंबवत आपतित होती है तो लंबवत ही निकल जाती है। क्लियर? और लंबवत आपतित होगा, लंबवत ही निकल जाएगा, तो परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब एक ही पथ पर होगा। ठीक है? समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान, समतल दर्पण का फोकस दूरी इन्फिनिटिव, समतल दर्पण का फोकस दूरी इन्फिनिटिव होता है, जबकि अवतल और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी मापने लायक होता है। बात समझे? समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी इन्फिनिटिव होती है, जबकि अवतल और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी मापने लायक होती है, मापने लायक होती है। क्लियर? उसको माप सकते हैं, लेकिन समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयुक्त कौन है? तो छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जरूरी है आवर्धक लेंस। कौन लेंस? आवर्धक लेंस। आप देखे होंगे आवर्धक लेंस कुछ इस प्रकार के होते हैं, देखे इस प्रकार का लेंस, इसी को कहते हैं आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है? आवर्धक लेंस। अब यहां देखिए लेंस का काम है प्रकाश का अपवर्तन करना, दर्पण का काम है प्रकाश का परावर्तन करना, और लेंस का काम है प्रकाश का अपवर्तन करना। वो इंस्ट्रूमेंट जो प्रकाश के अपवर्तन के घटना को अंजाम देती है उसे ही हम क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। और वह इंस्ट्रूमेंट जो प्रकाश के परावर्तन के घटना को अंजाम देती है उसे हम दर्पण कहते हैं। तो एक शब्दकोश यानी डिक्शनरी के छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि आवर्धक लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आवर्धक लेंस कुछ इस प्रकार के होते हैं, आप देखे भी होंगे शायद, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये दिया भी जाता है। हालांकि वो सही होते हैं कि नहीं होते, फेक होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसी तरह के होते हैं। और ये क्या होता है, इसमें कौन लेंस होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। क्या होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। और कम फोकस दूरी का, कम फोकस दूरी का। तो किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आवर्धक लेंस की जरूरी होती है, और आवर्धक लेंस में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस,
कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब कहिए फोकस दूरी कम क्यों रहनी चाहिए? तो लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी। फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस की क्षमता उतनी अधिक होगी। क्षमता अधिक होगी तो अच्छी तरह से पढ़ा जाएगा। क्लियर? एक लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी होता है। तो अधिक फोकस दूरी की अगर लेंस ले लेंगे तो उसकी क्षमता क्या होगी? घट जाएगी। अधिक फोकस दूरी का अगर लेंस ले लेंगे तो उसकी क्षमता क्या होगी? इसीलिए मैग्नीफाइंग लेंस में कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। और कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस आपका कौन है? 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्लियर? चलिए दोस्तों, ये आग लगाने वाला नहीं है, आग लगाने वाला दर्पण होता है। कुछ लोग कह रहे हैं इससे आग लगा देते हैं, ये आग लगाने, ये देखने वाला, देखने वाला। आग लगाने वाला इस तरह है तो समझिए उसमें लेंस नहीं, उसमें अवतल दर्पण लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? अवतल दर्पण। क्लियर? उत्तल लेंस का काम है प्रकाश का अपवर्तन करना। क्लियर? किसी लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अब लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल। अब उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या करती है? एकत्रित करती है। क्या करती है? और इसमें काल्पनिक भी और दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ये उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का खासियत है कि ये प्रकाश की किरणों को क्या करती है? एकत्रित करती है। क्या करती है? एकत्रित करती है। प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? एकत्रित करती है। क्लियर? और इसमें काल्पनिक भी बन सकते हैं और ये है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है? फैला देती है। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। क्लियर हो गया? तो किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनते हैं। उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनते हैं, जबकि अवतल लेंस में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। तो किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? अवतल लेंस में। जबकि उत्तल लेंस में काल्पनिक भी बनते हैं और वास्तविक बनते हैं। उत्तल लेंस प्रकाश को एकत्रित करती है और अवतल लेंस प्रकाश को फैला देती है। क्लियर? निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता? लेंस बनाने में उन सारे पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है जो प्रकाश का अपवर्तन कर सके, लेकिन मिट्टी प्रकाश का अपवर्तन नहीं कर पाएगा, वह प्रकाश का अवशोषण कर लेगा। इसलिए मिट्टी से हम लेंस को नहीं बना सकते हैं। लकड़ी का बना सकते हैं। लेंस का काम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन करना। हर वो पदार्थ जो अपवर्तन कर सकता है वो लेंस का काम कर सकता है। ये हवा देख रहे हैं ना, हवा भी लेंस का काम करता है, क्योंकि हवा के भी भिन्न भिन्न परतों के बीच प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। तो लेंस का मतलब वो नहीं कि चश्मा में जो लेंस है, लेंस का मतलब होता है प्रकाश का अपवर्तन करना। हाँ, ये जरूर है कि जो हम जरूरत का लेंस है वो कांच का बनाए जाते हैं, प्लास्टिक का बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जरूरत का लेंस कांच और प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, लेकिन हर वो पदार्थ जो प्रकाश का अपवर्तन करेगा वो लेंस का काम करेगा। यहां पर मिट्टी से आप लेंस को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, लेंस बनाने का मतलब यहां पर यह नहीं पूछ रहा है कि लेंस बनाकर चश्मा में फिट करना है।
लेंस बनाने के लिए मतलब पूछ रहा है कि कौन प्रकाश का अपवर्तन कर सकता है। मिट्टी प्रकाश का अपवर्तन नहीं करेगा, मिट्टी प्रकाश का क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। क्या कर लेगा, बात समझ रहे हैं ना। या बहुत सख्त मिट्टी होगा तो वो प्रकाश का परावर्तन कर देगा, वो प्रकाश का परावर्तन कर देगा, वो अपवर्तन नहीं कर पाएगा। तो मिट्टी से लेंस नहीं बन सकता है। निम्न में किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब, किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो अवतल लेंस, कांच के समतल पट्टी से केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकते हैं। ओ अच्छा, वास्तविक, सॉरी, वास्तविक केवल उत्तल लेंस से प्राप्त किया जा सकता है। अवतल लेंस हमेशा काल्पनिक देगा, कांच की समतल पट्टी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देगा। क्लियर। उत्तल लेंस में भिन्न भिन्न स्थितियों में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। उत्तल लेंस में हमेशा काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। 11 किसका छूट गया जी? 11 देख लीजिए, 11 का ए होगा। नेक्स्ट आइए 14 पर। पानी से लेंस बन सकता, बिल्कुल पानी में जाता है तो प्रकाश का पथ परिवर्तित होता है, अपवर्तन होता है। लेंस बन सकता है पानी से, या पानी से लेंस बन नहीं सकता है, पानी लेंस की तरह काम कर सकता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। इसे कहते हैं स्नेल का नियम। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। ठीक है। अब स्नेल का नियम, स्नेल का नियम में साइन आई बटे साइन आर क्या है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। मान लीजिए कि ये हवा है और ये पानी है। अगर प्रकाश किरणें लंबवत आएगी तो लंबवत ही निकल जाएगी, लेकिन अगर प्रकाश की किरणें तिरछी आती है, तिरछी आती है तो वो तिरछी नहीं निकलती है, बल्कि अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती, अपने पथ से थोड़ा। इसको कहते हैं आपतन कोण। इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण को ही कहा जाता है आई। इसको कहा जाता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को क्या कहा जाता है? आर। अब माध्यम का अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो आर का मतलब अपवर्तन कोण और आई का मतलब आपतन कोण। आर का मतलब अपवर्तन कोण, आई का मतलब आपतन कोण। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, जहां साइन आई, आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है। और यह नियम किसने प्रतिपादित किया? स्नेल ने। किसने? स्नेल ने। तो स्नेल का नियम भी कहते हैं इसे। सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका? उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। माइक्रोस्कोप जिससे छोटी से छोटी वस्तु को देखा जा सके। सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम। सघन माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। विरल माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। सघन माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। विरल माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। या अगर दो माध्यम में एक का अपवर्तनांक ज्यादा है तो वो सघन माध्यम है, और अपवर्तनांक कम है तो वो विरल माध्यम है। तो विरल माध्यम को दो तरह से आप बता सकते हैं। सघन माध्यम, सघन माध्यम वो माध्यम है जिसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है
और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है और उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम समझ में आ गया ना। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है, आइए इसको समझ लेते हैं। ये दो माध्यमों को अलग करने वाला सतह है। ऊपर में हवा है और नीचे में पानी है। तो हवा में प्रकाश की चाल अधिक, पानी में कम। तो इन दोनों माध्यम में पानी कैसा माध्यम, सघन, और हवा कैसा माध्यम, विरल माध्यम। क्लियर। और ये अभिलंब हम गिरा दिए। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, पहले विरल माध्यम से समझ लीजिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और यह हो गया आपका क्या, आपतन कोण, और यह हो गया क्या, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण इसको कहते हैं आई, इसको कहते हैं आर। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, विरल माध्यम से, तो अभिलंब की ओर क्या हो गया, मुड़ गया। अभिलंब की ओर मुड़ जाने से ये कोण छोटा, ये कोण, यानी कि अपवर्तन कोण छोटा और आपतन कोण, अपवर्तन कोण छोटा, आपतन कोण। तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ने से अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से छोटा हो जाता है, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से छोटा हो जाता है। और ठीक इसके उलट, अगर प्रकाश की किरणें, ये अभिलंब हो गया, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसका पथ ये रहनी चाहिए, लेकिन रहेगा नहीं, ये अभिलंब से क्या होती है, दूर भाग जाती है। ये आपका हुआ क्या, अपवर्तन कोण, क्या हुआ, और ये क्या हो गया, आपतन कोण। ये क्या हो गया, आपतन कोण। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। ऐसी स्थिति में आई से बड़ा क्या है, आर। तो जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में आएगा तो अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा, आपतन कोण बड़ा हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाएगा तो अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा, आपतन कोण नहीं, अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा, आपतन कोण छोटा हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? सघन माध्यम से, सघन से विरल, सघन से विरल प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, तो सघन से विरल में अपवर्तन कोण बड़ा होता है। सघन से विरल में जाने से अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर भागता है, इसलिए अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्लियर। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध है, तो सघन से विरल में प्रवेश करने पर अपवर्तन कोण क्या होगा, बड़ा होगा। अपवर्तन कोण क्या होगा, बड़ा होगा। मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव के आंख में भी एक लेंस है और उसकी प्रकृति लगभग कैसी है, उत्तल है। उसकी प्रकृति लगभग कैसी है, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट के वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। आंख के जो लेंस होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। और आंखों के उस
प्राकृतिक लेंस की प्रकृति उत्तल लेंस के समान होता है। किसके समान? उत्तल लेंस के समान। और आंखों के जो लेंस होते हैं ना, उसकी फोकस दूरी बदलती रहती है। फोकस दूरी इसलिए बदलती रहती है कि ताकि हम वस्तु को साफ साफ देख सके। आंखों के लेंस के फोकस दूरी जो बदलती रहती है, इस क्षमता को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर? आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो आंख के भीतर जो लेंस होते हैं वो एक खास प्रकार के मांसपेशी पर टिके होते हैं। आंख के लेंस के फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो एक खास प्रकार के मांसपेशी के द्वारा। उसे क्या कहते हैं? सिलियरी पेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलियरी पेशियां। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर निकट दृष्टि दोष। फोकस दूरी कम हो जाने पर निकट दृष्टि दोष। फोकस दूरी कम हो जाने पर निकट दृष्टि दोष। फोकस दूरी कम हो जाने पर निकट दृष्टि दोष, और फोकस दूरी बढ़ जाने पर दूरदृष्टि दोष। क्लियर? अब दोनों में अंतर को देख लीजिए। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसमें देखिए, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। यानी जो दृष्टि दोष है वो वस्तु दिखाई देती है और उसका उल्टा दिखाई। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं। दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब इसका क्या कारण है? इसका कारण है फोकस दूरी घट जाना। इसका कारण है फोकस दूरी बढ़ जाना। क्लियर? निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है और दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। क्लियर? निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी घट जाता है। अब फोकस दूरी घट जाने से, आंखों के लेंस की फोकस दूरी घट जाने से निकट दृष्टि दोष, और आंखों के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से दूर दृष्टि दोष। सवाल क्या पूछ रहा है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा रोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष। और आंखों की लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? क्लियर? और आगे ढेर सारे प्रश्न, 200 प्लस प्रश्न है। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इधर उधर से, तो इधर उधर से जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब क्वेश्चन के रूप में आपके इस चैप्टर में है। किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? दूर दृष्टि दोष में। रेटिना के आगे बनता है निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे। अब वस्तु दिखेगा तब जब प्रतिबिंब बनेगा कहां? रेटिना पर। प्रतिबिंब बनेगा कहां? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम वो पर्दा है, स्पेक्ट्रम वो पर्दा है
जिस पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूटकर प्राप्त होते हैं। स्पेक्ट्रम वह पर्दा है जिस पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूटकर हमें प्राप्त होते हैं। और ये आपको प्राप्त होगा क्या? प्रिज्म से। प्रकाश की किरणों को प्रिज्म से गुजारने पर, सूर्य के श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर ही 7 अलग अलग रंगों में टूटकर प्रिज्म के पीछे लगे पर्दे पर प्राप्त होता है। उसी को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह मतलब प्रिज्म है। प्रिज्म, ये त्रिभुज जैसे ये प्रिज्म को ही, इसको प्रिज्म ही मान लीजिए। तो जब प्रिज्म से सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो ये श्वेत प्रकाश कितने रंगों में टूट जाता है? 7 रंगों में टूटकर एक पर्दा पर प्राप्त होते हैं। एक पर्दा पर, इसी पर्दा को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? तो प्रिज्म के पीछे लगे पर्दे को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिस पर श्वेत प्रकाश टूटकर 7 अलग अलग रंगों के प्रकाश में हमें प्राप्त होती है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? एक प्रिज्म में कुल 5 सतह होते हैं। कितने? 5 सतह होते हैं। 3 आयताकार सतह तथा 2 त्रिभुजाकार सतह। ये जो प्रिज्म देख रहे हैं ना, ये प्रिज्म एक ठोस आकृति है और इसमें कुल 5 सतह होते हैं, जिनमें 3 सतह आयताकार होते हैं। 3 सतह क्या होते हैं? आयताकार, और 2 सतह त्रिभुजाकार, जिसमें एक सतह आपको दिख रहा है त्रिभुजाकार। क्लियर? तो एक प्रिज्म में कितने होगा? वहां पर कितने होगा? एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं, जिसमें 3 आयताकार सतह होता है और 2 त्रिभुजाकार सतह होता है। 3 आयताकार सतह होता है, 2 त्रिभुजाकार सतह होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? पारा का। पारा भी प्रकाश का अपवर्तन करने में सक्षम नहीं है। ध्यान दीजिए, लेंस का मतलब प्रकाश का अपवर्तन करना। क्या हवा प्रकाश का अपवर्तन कर सकती है? कर सकती है। पानी कर सकती है? कर सकती है। आकाश तो कर ही सकता है। तो किससे नहीं बनाया जा सकता है? पारा से नहीं बनाया जा सकता है। पारा से लेंस क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि यह अपवर्तन नहीं करेगा। क्यों? तो पारा का सतह बड़ी चमकीला होता है। चमकीले होने के कारण पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। और चमकीले सतह प्रकाश का परावर्तन कर देती है। क्या कर देती है? परावर्तन कर देती है। तो पारा प्रकाश का अपवर्तन करने में सक्षम नहीं है, इसलिए यह लेंस के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। क्लियर? लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। कितने? कायदे से बाएं तरफ वाला को F1 और दाएं तरफ वाला को F2 कहा जाता है। तो दर्पण में एक ही फोकस होते हैं, लेकिन लेंस में 2-2 फोकस होते हैं। बाएं तरफ को F1 लिख देते हैं और दाएं तरफ को F2 लिख देते हैं। बाएं तरफ को F1 और दाएं तरफ को F2। आंख के रेटिना कमरे के किस भाग के जैसा काम करता है? देखिए, आंख कैमरा, ठीक है? आंख का रेटिना तो कैमरा का फोटो फिल्म को फोटोग्राफिक
प्लेट भी कहते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं। आंख के रेटिना के तरह कैमरा, एक जमाने में रील वाला कैमरा चलते हैं ना, वो कैमरा से आंखों का कंपेयर हो रहा है, ठीक है, वो कैमरा से। तो आंख रेटिना कैमरा फोटो फिल्म, आंख रेटिना कैमरा फोटो फिल्म, आंख के रेटिना कैमरा के फोटो फिल्म के तरह काम कर सकता है। आंखों का रेटिना कैमरा के फोटो फिल्म की तरह काम कर सकता है। क्लियर। अब दूसरा, आंख का पलक, आंख का पलक कैमरा के शटर के तरह काम करता है। आंख का पलक कैमरा के शटर के तरह काम करता है। क्लियर। उसके बाद आंख का पलक कैमरा के शटर, आंख का पुतली कैमरा के डायफ्राम के तरह काम करता है। आंख की पुतली कैमरा के डायफ्राम के तरह काम करता है। क्लियर। आंख का रेटिना ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह कैमरा का फोटो फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट। आंखों में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और कैमरा में प्रतिबिंब फोटो फिल्म, जिसको आम बोलचाल की भाषा हम लोग निगेटिव बोलते थे, जो सिल्वर ब्रोमाइड का बना होता था। क्लियर। आंखों का जो, आंखों में जो काम पलक का है कैमरा में वही काम शटर का है। आंखों में जो काम पुतली का है कैमरा में वही काम डायफ्राम का है। पुतली आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। पुतली आंखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। डायफ्राम भी कैमरा में वही काम करता है। क्लियर हो गया। तो आंखों के 3 अंगों का, 3 भागों का हम कैमरा से कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। आंखों के रेटिना कैमरा के फोटो फिल्म या फोटोग्राफिक प्लेट की तरह काम करता है। आंखों का पलक कैमरा के शटर के तरह काम करता है। आंखों की पुतली कैमरा के डायफ्राम के तरह काम करता है। आंखों की पुतली कैमरा के डायफ्राम के तरह काम करता है। क्लियर हो गया। और कोई अंक की कंपेयर हो ही नहीं सकती है। तो आंखों के रेटिना कैमरे के फोटो फिल्म, हाँ, द्वारक को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। क्लियर। कैमरे में जो काम डायफ्राम करता है आंखों में वही काम पुतली करता है। कैमरे में जो काम डायफ्राम करता है आंखों में वही काम पुतली करता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से, फोकस दूरी अधिक दूरदृष्टि, अब फोकस दूरी कम निकट दृष्टि दोष। फोकस दूरी अधिक दूरदृष्टि दोष, फोकस दूरी कम निकट दृष्टि दोष। किसी लेंस की फोकस दूरी निर्भर करती है लेंस की वक्रता, हाँ, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का क्या होता है? लेंस के वक्रता त्रिज्या को क्या लिखते हैं? आर। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, ये रिलेशन याद रखिएगा। वक्रता त्रिज्या एफ फोकस दूरी। किसी लेंस की फोकस दूरी किस पर निर्भर करती है? वक्रता त्रिज्या पर। किस प्रकार निर्भर करती है देख लिए। नेक्स्ट, एक लिख रहा है, आपसे बढ़िया तो मेरे पूज्य श्री गुरुदेव बाबा, क्या लिखा है जी बाबा के बाद? मुकाईनाथ है, मुकाईनाथ पढ़ाते हैं। अरे डायरेक्ट SCA बर्मा लंग पहुंच जाइए ना तो क्या। हाँ, 30 नंबर है, ध्यान दीजिए 30 नंबर। ये मतलब किसी ईश्वर तीश्वर का नाम है क्या?
है? ओहो, नहीं, आजकल तरह तरह के ईश्वर पैदा हो गए हैं। ठीक है, हाँ, बाबा सब पैदा होते रहता, लोग पूछते रहते हैं। 30 नंबर, 30 नंबर, हमें एक इधर बाबा पैदा हुआ है। कौन बाबा है? मध्य प्रदेश में है। हाँ, बागेश्वर बाबा, वो तो अलग लेवल का बाबा है। हाँ, उसका मैं पढ़ रहे थे, शायद न्यूज आ रहा था कि उनका कहना कि डायरेक्ट मतलब दिव्य शक्ति है। ठीक है, कल इसको ले जाओ इसरो तीसरो में जांच तांच करे कोई दिव्य शक्ति नहीं। 30 नंबर, 30 नंबर, हमें घास का रंग हरा दिखाई पड़ता है। देखिए, कोई भी वस्तु, एक तो आप जानते हैं ना कि सूर्य के जो श्वेत का प्रकाश, सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, उनमें 7 अलग अलग रंगों का प्रकाश है। उसमें जो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, उसमें 7 अलग अलग रंगों का प्रकाश है। 7 अलग अलग रंगों का प्रकाश है। अब जो वस्तु जिस रंग में दिखाई देती है, जो वस्तु जिस रंग में दिखाई देती है, समझिए वो रंग को वो परावर्तित करती है, और परावर्तित प्रकाश ही हमारे आंखों तक आती है और उसी रंग को हम देख पाते। यानी मेरा ही टी शर्ट जो ब्लू दिखाई दे रहा है, यह इसलिए दिखाई दे रहा है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में ये टी शर्ट 6 रंगों को अवशोषित कर लिया और नीले रंग को क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। अब नीला रंग को परावर्तित किया, वही आपके आंखों तक पहुंचा और वही रंग आपको दिखा। तो जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है, जो वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है, वह उसी रंगों में दिखाई देती है, वह उसी रंगों में दिखाई देती है। हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि वे सूर्य के श्वेत प्रकाश में 6 रंगों को अवशोषित कर हरे रंग को क्या करती है? परावर्तित करती है। वही हरा रंग हमारे आंखों तक आती है। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर क्या करता है? परावर्तित करता है। क्लियर? काला दिखने का मतलब है सब कुछ अवशोषित कर लिया। जब कोई वस्तु श्वेत प्रकाश के 7 रंग के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया, किसी को भी परावर्तित नहीं किया, तो वो काला दिखाई देगा। 7 रंगों, सूर्य के श्वेत प्रकाश के 7 रंगों के प्रकाश में 7 को 7 परावर्तित कर दिया, तो वे श्वेत रंग को, तो श्वेत रंग दिखाई देने का मतलब है सारा प्रकाश परावर्तित हो गया। काला रंग का मतलब है सारा प्रकाश अवशोषित हो गया। क्लियर? 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन से सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? देखिए, एक है प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग में लाल, हरा और नीला। ध्यान रखिएगा, ये रंग नहीं है, बल्कि हम प्रकाश की रंगों की बात कर रहे हैं। ध्यान दिए ना? कभी कभी रंग शब्द का मतलब मार्केट में बिकने वाले रंगों से हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं है। हम यह किसके रंगों की बात कर रहे हैं? प्रकाश के रंगों की बात कर रहे हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो प्राथमिक रंग का मतलब प्रकाश के प्राथमिक रंग। तो लाल रंग के प्रकाश, हरे रंग के प्रकाश और नीले रंग के प्रकाश को क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग। अब इसे प्राथमिक रंग की क्यों कहते हैं? क्योंकि इन 3 रंगों के प्रकाश से अन्य सभी रंगों के प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है। इन 3 रंगों के प्रकाश से प्रकाश के अन्य सभी रंगों को प्राप्त किया जा सकता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग। और प्राथमिक रंग को आपस में मिला दीजिए तो वे किस रंग में परिवर्तित हो जाते हैं?
तो ये किस रंग में परिवर्तित हो जाते हैं? श्वेत रंग। तीनों प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने पर वो किस रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं? श्वेत रंग में। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो प्राथमिक रंग लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग क्यों कहते हैं? तो लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग इसलिए कहते हैं, लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इन तीन रंगों के सहायता से प्रकाश के अन्य सभी रंगों को प्राप्त किया जा सकता है, सभी रंगों को प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर? तीनों प्राथमिक रंग को मिलाने पर कौन से रंग प्राप्त होते हैं? श्वेत। तीनों प्राथमिक रंगों को मिलाने से कौन से रंग प्राप्त होते हैं? श्वेत। क्लियर? अब देखिए, लाल प्लस नीला इक्वल टू मेजेंटा। क्लियर? लाल रंग के प्रकाश और नीले रंग के प्रकाश को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? मेजेंटा। उसके बाद हरा प्लस नीले रंग के प्रकाश को मिलाने पर सायन कलर या पिकॉक ब्लू, लाल प्लस हरा को मिलाने से क्या प्राप्त होगा? पीला। और इसको कहते हैं सेकेंडरी कलर या द्वितीयक रंग। सेकेंडरी कलर या द्वितीयक रंग। तो प्राथमिक रंग लाल और नीला को मिलाने से मेजेंटा प्राप्त होगा। प्राथमिक रंग हरा और नीला को मिलाने से साइन प्राप्त होगा। प्राथमिक रंग लाल और हरा को मिलाने से पीला प्राप्त होगा। नेक्स्ट, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। सुरंग में छिपकर सुरंग के बाहर के व्यक्तियों को देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। पेरिस्कोप में कौन दर्पण का इस्तेमाल होता है? समतल दर्पण का। किस साल ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश के गति को मापा था? प्रकाश के गति को मापने वाला, प्रकाश के गति को मापने वाला प्रथम साइंटिस्ट कौन थे? रोमर, ओले रोमर। और इन्होंने पहली बार 1676 ईस्वी में, पहली बार 1676 ईस्वी में प्रकाश के गति को मापने का प्रयास किया था। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? मुख कोटर। मुख कोटर का मतलब मुख गुहा। मुख गुहा की जांच करने के लिए या मुख कोटर की जांच करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता नहीं, अवतल दर्पण। नाक मुंह सबका डॉक्टर किसका इस्तेमाल करता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। क्लियर? अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल, अवतल दर्पण परावर्तक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सही है। उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, नहीं, ये भी गलत है। उत्तल दर्पण को हजामत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता नहीं, हजामत बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नॉर्मली समतल ही यूज होता है हजामत बनाने के लिए, हम आप जहां पर बनाते हैं, लेकिन अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। क्लियर? तो अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब परावर्तक का मतलब क्या हुआ? परावर्तक का मतलब है प्रकाश का परावर्तन करना, प्रकाश का परावर्तन करना। तो ये अवतल दर्पण है।
अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? एकत्रित कर देता है। प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? तो इसी गुण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है परावर्तक के तौर पर। गाड़ी सबके जो हेडलाइट होते हैं उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकले और वो एक जगह यानी कहां पर फोकस हो, सड़क पर फोकस हो। वो टेक्नोलॉजी बनी रहती है परावर्तक लेंस को किस तरह लगाना है। तो गाड़ी के जो हेडलाइट है उसमें कौन दर्पण का इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह फोकस करता है। वहीं अगर उत्तल दर्पण को देखिएगा तो उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। तो अगर इसका इस्तेमाल हेडलाइट में कर लेंगे तो पता चला प्रकाश सड़क पर नहीं और पूरा एकदम छितरा बितरा गया। तो अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब प्रकाश के परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह फोकस करता है। वहीं उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हम परावर्तक के तौर पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। हाँ, गली के सड़क पर जो लाइट लगे होते हैं उसमें परावर्तक के तौर पर किसका इस्तेमाल होता है? अवतल का। उत्तल का होता है, क्योंकि सड़क पर लाइट जितना दूर फैलाएगा उतना दूर प्रकाश जाएगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि निगम के लाइट में परावर्तक के तौर पर कौन दर्पण इस्तेमाल होता है? उत्तल दर्पण का। लेकिन गाड़ी के हेडलाइट में इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण का। गाड़ी के हेडलाइट में क्या इसका परावर्तक के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, तो ये गलत। अब कहिएगा कि उत्तल दर्पण भी तो परावर्तक के तौर पर इस्तेमाल हो ही गया। अंतर यही है कि ये सड़क के लाइट में हुआ, ये गाड़ी के लाइट में हुआ। तो फिर दोनों सही करिए। नहीं, यहां पर यही सही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए। कुछ लड़का करे 33 में गलती हो गया। किस में? 31 में गलती हो गया। एक मिनट देख लेते हैं। एक और गलती हो। अरे 31 का कहा बताए नहीं, मेजेंटा होगा। लाल और नीला मेजेंटा है ना जी। गलती कहाँ हुआ? छूट गया था तो। ठीक है, 32। हाँ, तो इसमें सही कौन है? बी। सही कौन है? बी। आगे बढ़े। आवर्धक लेंस क्या है? कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है। पत्थर की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम होता है। पानी के भीतर रखी कोई वस्तु को आप हवा में यानी कि हवा से देख रहे हैं तो आपको थोड़ा ऊपर उठाई देगा। बस पानी में रखी कोई वस्तु पानी से बाहर देखने पर, यानी कि पानी में घुसकर देखेंगे तब वैसे दिखाई पड़ता है। पानी में रखी कोई वस्तु को पानी से बाहर हम देखते हैं तो वो थोड़ा ऊपर उठाई दिखाई पड़ता है। थोड़ा ऊपर उठाई दिखाई पड़ता है, लेकिन होता है वो नीचे। इसलिए आभासी गहराई वास्तविक गहराई से क्या होता है? कम होता है, क्योंकि वस्तु जहां होता है उसे थोड़ा ऊपर उठाई देता है। तो थोड़ा ऊपर उठाई जो दिया वो क्या है? आभासी गहराई। जहां पर है वो क्या है? तो ऊपर उठाई दिया, तो आभासी गहराई वास्तविक गहराई से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश काला दिखाई पड़ेगा। कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। हम लोगों को नीला इसलिए दिखाई पड़ता है कि उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ए सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ए आर दोनों सही है। प्रकीर्णन प्रकाश का
प्रकाश की किरणों का छोटे छोटे कणों पर पड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाना क्या है? प्रकीर्णन। प्रकाश के किरणों का छोटे छोटे कणों पर पड़कर भिन्न भिन्न दिशा में छितरा जाने या बिखर जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों का भिन्न भिन्न दिशा में बिखरना ही क्या है? प्रकीर्णन। क्लियर? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वो सबसे कम बिखरता है। जो सबसे कम बिखरेगा वो उतना एकत्रित होगा और लंबी दूरी तय करेगा। तो सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग बहुत दूर तक दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अर्थात वे सबसे कम बिखरते हैं। बरसात के दिन जल के छोटी तैलीय परतों पर चमकीले रंग का दिखाई देना क्या है? परिक्षेपण। इसको आप व्यतिकरण भी कह सकते हैं। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई पड़ना परिक्षेपण या व्यतिकरण कहलाता है। तरनताल। तरनताल का मतलब तालाब। तरनताल का मतलब तालाब। तरनताल का मतलब तालाब। तालाब वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ध्यान रखिएगा, जल के भीतर का कोई भी घटना पूछेगा ना, उसका कारण क्या दीजिएगा? अपवर्तन। समझ लीजिए, ठीक है। जल के भीतर किसी भी घटना के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है क्यों घटित हुआ, तो उसका एकमात्र कारण क्या? अपवर्तन। एक तालाब के किनारे मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है। तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। क्लियर? प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में स्थित कोई भी वस्तु थोड़ा ऊपर उठाई दिखाई देता है, इसलिए मछली जहां पर है उससे थोड़ा ऊपर उठा दिखाई पड़ता है। जहां दिखाई पड़ता है वहीं मार दीजिएगा, वहां तो मछली है नहीं, उसके नीचे है। तो इसलिए पानी के भीतर मछली दिखाई दे रहा है तो वो अपने वास्तविक गहराई से थोड़ा ऊपर उठा दिखाई दे रहा है। अगर उसको मारना है तो वहां करना पड़ रहा है जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। क्लियर? ये भी मछली मारने वाला सब भी एक्सपर्ट होते हैं गांव में, ठीक है। हमारे गांव में तो बाढ़ वाला इलाका, भाला से मछली को मारा जाता है, भाला से। हाँ, नया नया आदमी जो आता है जाता था, देखते थे भर रात भाला लेके घूम रहा, मछली मारिए नहीं पाया। जो एक्सपर्ट है वो मार लिया, ठीक है। 42 नंबर, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा? प्रकाश का। प्रकाश छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में गमन करती है। प्रकाश तरंग के रूप में भी गमन करती है और प्रकाश छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में भी गमन करती है। प्रकाश जो छोटे छोटे कणों के बंडल के रूप में गमन करती है उसे फोटोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि। विकिरण का मतलब यहां प्रकाश विकिरण की बात हो रही है। विकिरण का मतलब यहां किसकी बात हो रही है? प्रकाश विकिरण की बात हो रही है। तो प्रकाश विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि, देखिए प्रकाश की जो प्रकृति है ना, प्रकाश की प्रकृति दूरी है, दूरी प्रकृति को होती है, कण के समान भी और तरंग के समान भी। प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, कण के समान भी और तरंग के समान भी। तो प्रकाश विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि होती है, कण प्रकृति नहीं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा। तो हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव के द्वारा कण प्रकृति की पुष्टि होती है। अब प्रकाश में जो व्यतिकरण की घटना घटती है वो प्रकाश के किस प्रकृति की पुष्टि करती है? तरंग प्रकृति की पुष्टि करती है। क्लियर?
तो विकिरण के कण प्रकृति की पुष्टि प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा होती है। क्लियर? अब प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा होता है। प्रकाश में जो व्यतिकरण की घटना घटती है, प्रकाश में जो व्यतिकरण की घटना घटती है वो क्लियर करता है कि प्रकाश कैसा है। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया का मतलब जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष क्या है? बढ़ती उम्र के साथ जब आंख में एक साथ निकट दृष्टि दोष और उसके साथ दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? बढ़ती उम्र के साथ आंखों के लेंस जो सिलियरी मांसपेशी पर टिकी रहती है, आंखों का लेंस जो सिलियरी मांसपेशी पर टिकी रहती है, वह सिलियरी मांसपेशी की लोचकता या लचीलापन या प्रत्यास्था कम हो जाती है, जिसके कारण आंखों के लेंस की फोकस दूरी ठीक से बदल नहीं पाती है। आंखों के लेंस आंखों में एक खास प्रकार के मांसपेशियों पर टिका रहता है और उस मांसपेशी का नाम है सिलियरी मसल्स। उस मांसपेशी का नाम है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। सिलियरी मसल्स फैल कर सिकुड़ कर ही आंखों के लेंस की फोकस दूरी को बदलते रहती है ताकि हम साफ साफ वस्तु को देख सके। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ आंखों के लेंस जिस मांसपेशी पर टिका रहता है यानी सिलियरी मांसपेशी, उसकी लोचकशीलता यानी कि लचीलापन या प्रत्यास्था घट जाती है, जिससे आंखों के लेंस की फोकस दूरी ठीक से बदल नहीं पाती है और इसके कारण आंख में एक साथ निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है। और जब आंखों में एक साथ निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष का मतलब आंखों में निकट दृष्टि दोष भी हो गया और दूर दृष्टि दोष भी हो गया। मतलब व्यक्ति ना दूर का देख पा रहा है ना ही निकट का। ऐसे दोष को दूर करने के लिए बायफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस में ऊपर में दूर को देखने के लिए अवतल और नीचे में, जब एक लेंस में दो लेंस हो तो वो है बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस के ऊपर में अवतल लेंस, नीचे में उत्तल लेंस। तो प्रेस बायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष का जरा दृष्टि दोष एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? तो दोनों सिलियरी मांसपेशी के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के कम होते लचीलेपन के कारण। और प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष यानी एक साथ दोनों दोष, इसको दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बायफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए होगा प्रयुक्त होता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है। इसका पहला कारण है कि यह पीले रंग का प्रकाश देता है। सोडियम वाष्प लैंप कैसा प्रकाश देता है? पीले रंग का। अब पीले रंग का प्रकाश कोहरा को भेदने की शक्ति होती है, कोहरा को भेदने की शक्ति होती है। तो सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि यह केवल पीले रंग के प्रकाश देती है और केवल पीले रंग का प्रकाश का मतलब एक वर्णी। वे जो श्वेत प्रकाश देखते हैं वो बहुवर्णी है क्योंकि उसमें कई रंग का मिक्सअप है। लेकिन जब आप केवल लाल रंग देखते हैं, केवल पीले रंग देखते हैं, केवल नीले रंग देखते हैं तो वो कैसा प्रकाश है? तो सोडियम वाष्प लैंप केवल पीले रंग का प्रकाश देता है, अर्थात इसका प्रकाश एक वर्णी होता है
और पानी के बूंदों से गुजरने पर अर्थात कुहासों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। इसी खास गुण के कारण सोडियम बाष्पलैंप का उपयोग सड़क के प्रकाश के लिए किया जाता है। लेकिन अब ये गुजरे दिनों की बात हो गई, अब कहीं पर इसका इस्तेमाल होता नहीं है, क्योंकि बिजली की खपत बहुत ज्यादा करता था। बहुत पुराने, आपको याद होगा, पीला लैंप लगा रहता था, और इस लैंप की खासियत होती जितना गर्म होगा उतना तेज रोशनी। ठीक है, शुरू में उसको जलाते थे एकदम डीम लाइट, धीरे 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 करके प्रकाश क्या होते जाता था, बढ़ता जाता था, और अंततः बहुत तेज प्रकाश हो जाता था, एकदम पीले रंग का प्रकाश। पीले रंग का प्रकाश की खासियत है कि वह कोहरा को भेद देता है। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि कार में या ऑटोमोबाइल इंजनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां दी जाती, क्यों? तो कोहरा के समय देखने के लिए। पीले प्रकाश में कोहरा भेदने की शक्ति है, फॉग को वो चीर सकता है। नेक्स्ट, किस तिथि में, निम्नलिखित तिथियों में किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी? 21 जून को, जिस दिन दिन सबसे लंबा होता है उस दिन आपकी छाया सबसे छोटी होगी, और जिस दिन दिन सबसे छोटा होता है उस दिन छाया आपकी सबसे लंबी होगी। आइंस्टीन का E बराबर mc स्क्वायर में C क्या? m द्रव्यमान, E ऊर्जा, m द्रव्यमान, E। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। स्थलीय तापन का मतलब हुआ स्थल का गर्म होना, परावर्तन मतलब टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना। अपवर्तन का मतलब हुआ जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगी तो अपने पथ से विचलित हो जाएगी। प्रकाश का पथ का विचलित होना क्या है? प्रकाश का टकराकर लौटना परावर्तन, प्रकाश के मार्ग का विचलित होना अपवर्तन, अब प्रकाश का किसी अवरोध से टकरा कर रास्ता बदल लेना विवर्तन। ध्यान रखिएगा, टकरा कर लौटना परावर्तन, टकरा कर बिखरना प्रकीर्णन, टकरा कर मुड़ना विवर्तन। यानी कि प्रकीर्णन, परावर्तन, विवर्तन, तीनों में प्रकाश की किरणें टकराती है, लेकिन टकरा कर वापस लौटे, टकरा कर बिखर जाए प्रकीर्णन, टकरा कर रास्ता से मुड़ जाए विवर्तन। इनमें किस तत्व के कारण मरीचिका, मरीचिका मतलब आंखों का भ्रम, मरीचिका मतलब आंखों का भ्रम, और ये भ्रम एकदम भरी दोपहरी में मरुस्थलीय क्षेत्र यानी रेगिस्तानों में उत्पन्न होती है। भरी दोपहरी में अगर रेगिस्तान का यात्रा करिएगा तो आपको लगेगा कि आगे तालाब है, जबकि रेगिस्तान में ऐसा कुछ होता है नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि आगे तालाब है। इसी को कहते हैं मरीचिका या आंखों का भ्रम या दृष्टि भ्रम। और मरीचिका या आंखों का भ्रम या दृष्टि भ्रम का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो रेगिस्तानों में दोपहर के समय चलने पर तेज धूप की स्थिति में आगे की ओर तालाब होने का भ्रम उत्पन्न होता है, जिसका कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो दिया नहीं है ऑप्शन में, तो आपको क्या मारना पड़ेगा? और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अत्यधिक गर्मी के कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। क्लियर? 1 और 2। नेक्स्ट, किसी तारे का रंग पता चलता उसके ताप का, क्लियर? लाल रंग कम ताप, ठीक है? नीला रंग अधिक ताप, श्वेत रंग अत्यधिक ताप।
ठीक है। आप लोहार को लोहा गरमाते देखे हैं। शुरुआत में लौह का रंग कैसा रहता है? लाल पीला रहता है, लाल पीला मिक्स अप। और उसके बाद उसका रंग क्या होता है? अंत में श्वेत। जब श्वेत रंग आ जाए समझिए भभक रहा है, अत्यधिक ताप। नीला रंग में अधिक ताप और सबसे कम लाल पीला में। अब देखिए फिजिक्स का क्लास ले रहे, कोच पूछ रहा है केमिस्ट्री का क्लास कब से होगी। अब पहले एक क्लास जो हो रहा है इसको होने दीजिए, नहीं कीजिए, नहीं, ये भी जरूरी है ना। जो भी जरूरी है सबसे ज्यादा उसको खींच रहे हैं। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है? जिसका अपवर्तनांक कांच। क्लियर? परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर? यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो यह क्या घटित होगा? तो छोटा बुलबुला छोटा और बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। और ऐसा पृष्ठ तनाव के कारण होगा। किसके कारण? पृष्ठ तनाव का। अब आज खत्म नहीं हो पाएगा, आगे एक बिहार पुलिस बैच का मैथमेटिक्स का क्लास है, तो अगला क्लास में इसको खत्म कर देंगे। क्या? अब आगे इजी होगा, बहुत इजी प्रश्न है, तो अगले क्लास में खत्म कर दिया जाएगा। क्लास को यहीं रोक रहे हैं, ठीक है? पूरा फिजिक्स याद हो गया जहां तक हुआ है? आए? कैसा नहीं हो रहा है। दरोगा के बहाली का सुखबुगाहट होने लगी है। हाँ, बहाली आएगा, उसके बाद सिर्फ सेल्फ स्टडी और टेस्ट, ठीक है? ये नहीं बहाली आया फिर से एक नया बैच ज्वाइन कर लिए, ठीक है ना? सिर्फ टेस्ट और सेल्फ स्टडी। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि आप लोग तो बैच पढ़ ही लिए हैं। अब जिनका नहीं है नया स्टूडेंट के लिए तो हम बैच देंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस है भाई। हंसने वाली बात नहीं, जो है सो है, ठीक है? बहुत जो है कोचिंग वाला सब ताल पीड़ता, हम विद्यार्थी के लिए वो करते हैं, वो अलग बात है, करते रहनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। तो जो भी बैच आता है, तो एग्जाम आता है, तो हम लोग तो बैच देते हैं, क्योंकि वही हम लोग का पेशा है देना। लेकिन आप लोग बैच कर लिए हैं, 3 बैच दरोगा का चल रहा है, लगभग सब जो है लगभग 80% सब में समाप्त हो गया है। 20% बचा हो उसको भी जल्द से जल्द समाप्त करेंगे। तो अब बहाली आएगा तो फिर नए बैच में दरोगा वाले को लिखा रहे हैं, बिहार पुलिस वाले को नहीं, क्योंकि वे लोग भी जुड़े हुए हैं। तो जब भी दरोगा की बहाली आए उसके बाद सेल्फ स्टडी और टेस्ट। अब सेल्फ स्टडी में भी क्या करना है? हमारे नोट्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, एकदम ऑब्जेक्टिव को, मेंस में सब्जेक्टिव पढ़ना है, पीटी के लिए ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव और टेस्ट देते रहना है। अब कहिएगा सब्जेक्टिव नहीं पढ़िएगा तो वो क्लियर कैसे होगा? जब आप टेस्ट दीजिएगा 70 बनेगा, 30 नहीं बनेगा। वो 30 इसलिए नहीं बना है कि आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़ रहे हैं, तो उसी टेस्ट में 30 क्वेश्चन को रट लेना है। समझे कि नहीं समझे? और जब भी दरोगा की बहाली आ गया तो रोशन सर टेस्ट लॉन्च करेंगे, उसमें भाग लेना है। जो क्वेश्चन नहीं बना, 100 क्वेश्चन आया, 80 बन गया, 20 नहीं बना, 20 को उसी दिन रट लेना है पूरा कंठस्थ। नहीं तो फिर बैच आएगा, धरफड़ा के बैच में घुस गए, ठीक है? ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? टेस्ट और पूरा मॉनिटर होगा आप लोगों का। जितना भी बैच है सबका एक ग्रुप बनेगा और सब मॉनिटर होगा, ओनली फॉर सेल्फ स्टडी और टेस्ट, ठीक है? अब देखिए ये हमारा अनुभव है, अब रोशन सर कैसे बोलते हैं वो अलग बात है। मिलिए अगले क्लास में।